हेलो एवरीवन, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन वाला पार्ट कि अपन जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के। ठीक है, तो ये जो आपके सामने पीडीएफ है ना, ये एक बेसिक फॉर्मेट है कि हर क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है, प्लस आपको सोचना कैसे है, आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो वो अपन जो है वो इस पीडीएफ के अंदर डील करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलता है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बोलता है फॉर्मेट फॉर राइटिंग आंसर, कि आपको फॉर्मेट जो है वो कैसे लिखना चाहिए करके। ठीक है, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑलवेज चेक वेदर द पर्सन इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन और नॉट, कि वो एक्सेप्शन में कवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, इफ नॉट देन राइट दीज आंसर्स, अगर वो एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखोगे, एज पर सेक्शन 61 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल विच सेड टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ये लाइन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हो, आपको हर क्वेश्चन में यही काम आने वाला है। इफ वी सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। अब बेसिक कंडीशन जो है वो क्या है, बेसिक कंडीशन है कि शैल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, कि उसको इंडिया में स्टे करना चाहिए 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ही शैल स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, पिछले साल में उसको स्टे करना चाहिए 60 डेज और उसके पहले के 4 साल में 365 डेज और मोर। अगर वो दोनों में से एक सेटिस्फाई करता है तो बनता है रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनेगा नॉन रेसिडेंट। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे एडिशनल कंडीशन के बारे में और उसकी दो कंडीशन, फिर सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, नहीं करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा टाइप का टेबल जो है वो आंसर में बनाना है। तो मान लीजिए टेबल किस चीज का, कि आपने करंट ईयर में कितना क्या बोलते हैं स्टे किया है, और करंट ईयर के पहले जो 7 साल है उसमें कितना स्टे किया है। इसमें करंट ईयर का डाटा नहीं है, आपका करंट ईयर क्या है, आपका प्रीवियस ईयर है 24-25। तो क्या यहाँ पर 24-25 लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो उससे पहले के 7 साल में कितना स्टे किया है इसका डाटा आपको ले लेना है। और आपको लेना है क्या, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया जो है वो कितना है। सेकंड क्या बोलता है, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, कि वो बंदा जो है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, वो जो है वो आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है। प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना स्टे किया है, पहले के 4 साल में कितना किया है, और पहले के 7 साल में कितना किया है। मतलब प्रीवियस ईयर में कितना किया है, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना किया है, और प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में कितना स्टे किया है। ये तीन इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको सारे आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर पर्सन जो है वो कवर्ड है किसमें, एक्सेप्शन में, तो आपको पहले एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप केस डिस्कस करोगे और उसके बाद आप आंसर लिखोगे। ठीक है, अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको सोचना कैसे, ठीक है, कि एक्सेप्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा, कौन सा लगेगा, वो वाली बात की जा रही है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन, कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शन में कवर्ड है कि नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, तो ये आपको चेक करना है कि क्या बनना है, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है कि नहीं। ठीक है, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर आप सेकंड चेक करोगे, क्या बोलते हैं, अगर है तो फिर उस केस में आप क्या बोलते हैं, यस में आप यहाँ पर आ जाओगे, और अगर नो रहेगा तो आप यहाँ पर आ जाओगे। अगर आपका बंदा जो है वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर एक्सेप्शन नहीं लगेगा, और आप जो है वो नॉर्मल बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन, ठीक है, कुछ और नहीं समझना। तो बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, फॉर्मेट जो ऊपर पढ़ाया था अभी, और फिर प्रोविजन, फिर फैक्ट, और फिर डिसीजन दे देना है। डिसीजन आपका एक लाइन में हमेशा आखिरी में दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी अगर है तो उस केस में आपको देखना है कि अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसकी जो इंडिया की इनकम है, ठीक है, इंडिया की जो इनकम है वो अप टू 15 लाख है या मोर देन 15 लाख। ठीक है, अगर अप टू 15 लाख है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है,
और अगर आपका जो है वो मोर देन 15 लाख है तो उसके ऊपर ये वाला एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब अगर आपकी इंडियन इनकम जो है वो अप टू 15 लाख है तो फर्स्ट एक्सेप्शन मतलब 182 डेज और वो वाला एक्सेप्शन जो है वो लगेगा। तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख तक है, फिर आपको डायरेक्टली फर्स्ट एक्सेप्शन लिखना है, कोई बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया ये डिस्कशन में दिखाओगे, डिस्कस करोगे फैक्ट को, फाइनल आंसर दोगे क्या कंक्लूजन में। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो पहले आप क्या चेक करोगे, सेकंड एक्सेप्शन लगाओगे, और अगर वो नहीं लगेगा तो आप थर्ड एक्सेप्शन लगाओगे। ठीक है। पहले जाना है आपको सेकंड में, फिर उसके बाद जाना है आपको थर्ड में। तो जो सेकंड एक्सेप्शन है वो कब लग जाएगा, तो सेकंड एक्सेप्शन की जो कंडीशन है वो यहाँ डील की गई है, कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया। कि पहली बात तो ना भैया वो किस में आया है, विजिट में आया है। दूसरा फॉर 182 डेज और मोर, कि विजिट जो है या तो वो 182 डेज और मोर के लिए आया है, या तो सेकेंड कंडीशन है और 120 डेज और मोर पिछले साल में रहा है, और पहले के 4 साल में अगर 365 डेज रहा है। तो अगर वो ये वाली कंडीशन से रेसिडेंट बनता है ना तो वो हमेशा क्या बनेगा, आर एन ओ आर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर कवर होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो इससे भी कम दिन इंडिया में स्टे किया या इंडिया में स्टे किया ही नहीं, ठीक है, दोनों हो सकता है, या तो इससे कम दिन इंडिया में स्टे किया या तो प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे ही नहीं किया है, बट फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है क्योंकि उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो कब बनेगा, तो उसको हम बनाएंगे क्या, डीम रेसिडेंट, कि हम मान लेंगे कि आप डीम रेसिडेंट हो। और अगर आप डीम रेसिडेंसी से इंडिया के रेसिडेंट बनते हो तो आप हमेशा क्या बनोगे बेटा, आर एन ओ आर बनोगे। ठीक है। अगर आप डीम रेसिडेंसी से इंडिया के रेसिडेंट बनोगे तो आप हमेशा क्या बनोगे, आर एन ओ आर। और ये जो है वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, लास्ट चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है राइट बीसी ऑल्सो, बीसी मतलब बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पर ना एक कंडीशन बोलती है डीम रेसिडेंसी की, कि अगर आपके ऊपर 6-1 नहीं लगता है तो 6-1 ए लगेगा। 6-1 क्या है, बेसिक कंडीशन, 6-1 ए क्या है, डीम रेसिडेंसी। तो ये ऊपर वाला जो बेसिक कंडीशन है जब नहीं लगता है तभी नीचे वाला डीम रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर लग सकता है। अगर आप ऊपर वाले के लिए एलिजिबल हो तो आपके लिए नीचे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है। तो वो यही बोलता है कि अगर आप इधर में फॉल करते हो ना तो पहले आप ज्यादा बेटर है बेसिक कंडीशन लिखो और बताओ कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर आप डीम रेसिडेंसी का प्रोविजन जो है वो लिखो। ठीक है। तो आप सेकंड और थर्ड वाले केस में फॉल करते हो तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रोविजन लिखोगे, फिर आप लिखोगे या फैक्ट लिखोगे, और फिर आप क्या लिखोगे, डिसीजन। ठीक है। तो ये बात करता है किसकी, एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है आपको, कि क्या आप इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो कि नहीं। अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो आप एक्सेप्शन में आ सकते हो, अगर वो ही नहीं हो तो क्या आप एक्सेप्शन में आओगे, क्या नहीं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको प्लीज प्लीज अपनी कॉपी में ड्रॉ करना और इसको बार बार पढ़ के जाना। कि क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना क्या इंडियन सिटीजन दिया हुआ है, क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिया हुआ है, क्या एक्सेप्शन लग रहा है। अगर एक्सेप्शन नहीं लग रहा है तो आपको क्या लग जाएगा, बेसिक और एडिशन जो है वो लग जाएगा। बट आपके दिमाग में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ से आ गया इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आपका दिमाग पहला एक्सेप्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर एक्सेप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा वो है ग्राफ। क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 चीजें, मैंने पहले ही पढ़ाई है, 3 चीजें जो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिखानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर में कितना स्टे किया है, सेकेंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितना स्टे किया है, और थर्ड लास्ट 7 ईयर्स में जो है वो कितना स्टे किया है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है जो आप समझ लो, डिफरेंस बिटवीन रेमिटेंस एंड रेसिप्ट। रेमिटेंस का मतलब होता है कि आपने इनकम बाहर अर्न कर ली है, बाहर रिसीव कर लिए, सिर्फ ट्रांसफर जो है वो इंडिया में कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। रिसिप्ट का मतलब आपको पहली बार जब इनकम मिल रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। तो रेमिटेंस कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है और रिसिप्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम पैसा मिलना, रेमिटेंस का मतलब मिल चुका है उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हो वापस से, उसको बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है।
यहाँ पर क्या है, इंडियन इनकम इंक्लूड, कि इंडियन इनकम जो है वो इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड करती है, इनकम अक्रूड इन इंडिया। कि वहां पर अपन बोलते हैं ना कि 15 लाख रुपए आपको चेक करना है, तो 15 लाख में क्या क्या आएगा, इनकम अक्रूड इन इंडिया, मतलब पॉइंट नंबर 1 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये वाले तीनों इनकम को ऐड करोगे, चेक करोगे 15 लाख से कम है कि ज्यादा है, ये तीनों के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो इंडियन इनकम का मतलब जो है वो ये होता है, डीम रेसिडेंस आप हमेशा RNOR बनते हो, ये भी पता है आपको। और ये तो ये जो है ना आपका मोटा माटी क्रक्स है। और एक पॉइंट आपको एग्जाम में अक्सर आता है, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, विल दैट बी टैक्सेबल इन इंडिया, नो, बिकॉज दैट इज अ रेमिटेंस टू इंडिया, नॉट अ रिसिप्ट टू इंडिया। ठीक है, पहले पास्ट है, अनटैक्सड है, यहाँ नहीं टैक्स, तो हम क्या करें। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रीवियस ईयर में इंडिया नहीं भी आए हो तो भी आप इंडिया के रेसिडेंट बन सकते हो, अगर उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो। ठीक है, तो ये जो आपका नोट्स वाला सेक्शन है, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड विल प्रोवाइड ऑल आवर नोट्स देयर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन बैंक जो है वो कैसा है, तो 2.1 में जो क्वेश्चंस है वो क्या बोलते हैं एक्सेप्शन वाले हैं, और 2.2 में जो क्वेश्चंस है जिसमें एक्सेप्शन कवर्ड नहीं है, मतलब 1 2 3 वाला पॉइंट कवर्ड नहीं, बेसिक और एडिशन वाला, बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन वाला जो पॉइंट है वो आएगा 2.2 में। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, मतलब आप कर रहे कहाँ, पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोलता है, मिसेस श्रुति, मिसेस श्रुति है जो कि क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है, इंडियन सिटीजन है, इज करेंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई, करेंटली एक यूएई की कंपनी के साथ क्या है, एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब पहली बात तो ये क्या है सर, इंडियन सिटीजन, मतलब और इंडियन सिटीजन जो है जो कि इंडिया के बाहर एम्प्लॉयड है। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 डेज, तो प्रीवियस ईयर में आई है वो 157 डेज, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर 24-25 में वो आई है 157 डेज। ठीक है, शी इज इन इंडिया फॉर 200 डेज, 100 डेज, 76 डेज एंड 45 डेज, पिछले 4 सालों में 20 21 21 22 22 23 23 24, पिछले 4 सालों में वो इतने इतने दिन रही है। तो 4 ईयर्स का अगर मैं टोटल मारूं 200 100 76 और 45, तो मेरा आंसर आ जाएगा 376 प्लस 45 इज इक्वल टू 421 डेज in the financial year review. Her annual income for the previous year is as follows. Annual income उसकी ये है, determine the residential status of Mrs. Shruti for the assessment year 25-26। ठीक है, अब वो इंडिया में आई है और पहले भी इंडिया के अंदर आई है, और उसकी इंडिया की जो इनकम है वो ये सारी जो है वो दी गई है। आपको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी कि वो इंडियन सिटीजन है, तो उसकी इंडियन इनकम जो 15 लाख से ज्यादा है कि 15 लाख से कम है। तो उसको चेक करने के लिए, इंडियन इनकम निकालने के लिए हमको इस क्या क्या चाहिए होता है, 1 + 2 + 3 इसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो 1 का मतलब है इनकम अक्रूड इन इंडिया, 2 का मतलब है क्या बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया, 3 का मतलब है बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन यूएई, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएई, वही है। डीम टू अप्रूव राइज इन इंडिया, ये 1 है। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस अप्रूव्ड रिसीव्ड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है। इनकम अप्रूव्ड और राइज इन इंडिया, ये भी 1 है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, तो ये है 80। ठीक है, अब 1 2 3 मतलब कि इन तीनों को ऐड करना है, तो 10 लाख, 15 लाख और यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 18 लाख। तो 18 लाख आ गए, तो इसमें सेकंड एक्सेप्शन आएगा कि अगर कोई बंदी इंडिया में आई है, और इंडिया में किसके लिए आई है सर, विजिट के लिए आई है, तो उसके लिए दो बेसिक कंडीशन है, एक है 182 डेज वाली और सेकंड है 120 डेज प्लस 365 डेज और मोर। ठीक है, और अगर वो इससे इंडिया की रेसिडेंट बनती है तो वो क्या बनेगी, RNOR बनेगी। ठीक है,
तो इसकी जो क्या बोलते हैं स्टे इन इंडिया है वो 157 डेज और 421 डेज है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो ये क्या बन जाएगी RNOR। RNOR जो है वो बन जाएगी। ठीक है, कौन? मिसेस श्रुति। और कुछ निकालने बोला है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस के अलावा? नहीं। तो जबरदस्ती टोटल इनकम निकाल के अपना टाइम बर्बाद ना करें। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको निकालना है क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हमको पता लग चुका है कि ये क्या है, RNOR है। मतलब हमने अभी फिगर आउट कर लिया है कि जो असेसी है वो क्या है, RN। ठीक है, अब RNOR है और सेकंड एक्सेप्शन से जो है वो क्या बनी है, RNOR बनी है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोविजन लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर determination of as per section an individual will set to an individual an Indian citizen an Indian citizen or person of Indian origin who comes on a visit to India having total income excluding income from foreign source, excluding income from foreign source is more than 15 lakhs। ठीक है, आप हाईलाइट कर सकते हो जहां जहां आप करना चाहो। more than 15 lakh, then he will be said to be resident of India if first condition stay in India for 182 days or more, or stay in India for 60 days or more in previous year। 60 डेज और मोर वो कहाँ स्टे कर रहा है? प्रीवियस ईयर में स्टे कर रहा है। एंड 365 डेज, सॉरी 120 डेज, 120 days or more in previous year and 365 days or more in last 4 immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। पिछले 4 सालों में वो 365 डेज और मोर जो है वो क्या किया है, इंडिया में स्टे किया है। पिछले साल कितना किया? 120 डेज और मोर। तो वो क्या बन जाएगा? तब उस केस में वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रोविजन हो गया। ये हमको प्रोविजन लिखना है। सी रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसे तो लगता है कि एमसीक्यू में ही आएगा। ठीक है, अगर आ गया, अगर आ गया किसमें? डिस्क्रिप्टिव में। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप एक्सेप्शन में भी फॉलो हो रहा है तो भी आप पहले बेसिक लिखोगे, एडिशनल लिखोगे, नहीं। अगर एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा है तो पहले आप डायरेक्टली एक्सेप्शन लिखोगे, आपको बेसिक या एडिशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड एक्सेप्शन से इंडिया के रेसिडेंट बन रहे हो तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, तो उस केस में आपको पहले बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि सिंस ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये
डीम रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए वो RNOR हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज और बता सकते हैं, फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन, मतलब अगर इस कंडीशन से वो रेसिडेंट बनता है तो ऑलवेज वो RNOR ही बनेगा, कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो नहीं बनेगा। तो ये हमारा प्रोविजन हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन में अपन बताएंगे कि मिस्टर, क्या नाम है इस बंदे का, मिसेस श्रुति। मिसेस श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन, SHRUTI, श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन। बेटा जो काम की बात है वही बताना है, ऐसा नहीं कि भर भर के सब बताना है, सब बताना है। एंड हर, उसका, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर में उसका स्टे है 157 डेज। और यहाँ पर क्या, विच इज मोर देन 120 डेज, क्योंकि 120 दिन से ज्यादा है। सेकेंड, स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू, तो पहले के 4 साल में, 4 साल को टोटल मिला के उसका स्टे अपन लोगों ने देखा था 421 दिन, 421 डेज, विच इज मोर देन, विच इज मोर देन 365 डेज। तो सिंस वो सेकेंड कंडीशन से इंडिया की रेसिडेंट बन रही है तो वो क्या बनेगी, RNOR। सिंस सी सेटिस्फाइज, सिंस शी satisfies one of the above condition, she will become, she will become resident, she will become resident of India, she is resident but बोला, she will become resident but not ordinary resident of India। ठीक है, आप अलग से एक बार कंक्लूजन भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। कंक्लूजन, मिसेस श्रुति, मिसेस श्रुति is RNOR for previous year 24-25, assessment year 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26 में वो क्या है, RNOR है। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर आंसर। आप पहले ऐसा लिखोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पहले आप प्रोविजन लिखोगे, फिर आप लिखोगे डिस्कशन लिखोगे, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग आंसर। मैंने आपको बता दिया कि कितना प्रोविजन आपको हर बार लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद मैराथन में अपन आते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, सफाई करना जरूरी है क्वेश्चन। क्या बात करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है मिस्टर सार्थक एन इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन, वो इंडिविजुअल भी है और इंडियन सिटीजन भी है, लिविंग अब्रॉड दुबई। ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, क्या बोलते हैं, दुबई में रहता है, और टैक्स हेवन। ठीक है, सिंस 2005, कब से टैक्स हेवन है, 2005 से टैक्स हेवन कंट्री में वो रह रहा है। ठीक है, अब इंडियन सिटीजन है बेटा, तो ये जो है वो एक्सेप्शन में अट्रैक्ट हो सकता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे टैक्स हेवन कंट्री में 2005 से है, एंड नेवर came to India for a single day since then and earned the following income during the previous year 24-25। ठीक है, उस दिन से लेके आज तक वो कभी भी इंडिया नहीं आया।
पहली बात तो इस चीज को हाईलाइट कर लो, एंड नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे। एक दिन में इंडिया नहीं आया, तो जब वो प्रीवियस ईयर में एक दिन में इंडिया नहीं आया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डीम रेसिडेंट का, डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन भी है। लेकिन डीम रेसिडेंसी कब लगता है, जब उसकी इंडिया की जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा होगी। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 15 लाख से ज्यादा है कि 15 लाख से कम है। तो इनकम अक्रूड और अराइजन इन दुबई नॉट टैक्सेबल इन दुबई बीइंग टैक्सेबल, तो ये तो फोर्थ कैटेगरी है ना। इंडियन इनकम में क्या क्या आता है, 1+2+3 आता है। 1 मतलब अक्रूड इन इंडिया, 2 मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, 3 मतलब बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 आते हैं, तो 4 हो गया। अक्रूड इन इंडिया ये है 1, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया ये भी 1 है, इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया तो ये क्या है, 3 है। तो इन तीनों को मिला के मेरी क्या बन जाएगी, इंडियन इनकम बन जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 15 लाख, और 15 + 8 आपकी कितनी हो जाएगी, 23 लाख। तो मेरी इनकम कितनी हो गई बेटा, 23 लाख। ठीक है, तो 23 लाख हो गई इंडियन इनकम। मैं एक दिन भी इंडिया नहीं आई हूँ, मेरे पास बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली मैं क्या बन चुकी, मैं बन गई हूँ RNO। बट कंडीशन जो है वो पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, हमको डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सार्थक एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। पहले तो मेरे को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, और फिर बाद में बताना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है प्रीवियस ईयर 24-25, अज्यूमिंग नो अदर इनकम अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसकी और कोई इनकम नहीं है। तो पहले केस में वो डीम रेसिडेंट बनेगा, जिसके कारण वो RNO आता है। ठीक है, what would be an answer if income arising in Dubai from profession set up in India is 2 lakh instead of 10 लाख। कि अगर ये 10 लाख की जगह 2 लाख होता, तो यार 2 10 15, तो वैसे भी क्या ये रेसिडेंट बनता, नहीं, तो ये क्या बन जाता, नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट बनता तो इसकी टोटल इनकम चेंज हो जाती, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी की जो इनकम है बस वही टैक्सेबल होती, मतलब इनकम अप्रूव्ड इन इंडिया, और रिसीव तो यहाँ पर है ही नहीं ना। थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस बोलता है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर सार्थक born इन दुबई एंड his पेरेंट्स वर born इन इंडिया। तो अगर वो दुबई में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ है, मतलब वो इंडिया का सिटीजन नहीं। ठीक है, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वो डीम रेसिडेंसी में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डीम रेसिडेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा तो इसका केस जो है वो सेम हो जाएगा, किसके टाइप, केस नंबर 2 के टाइप। ठीक, अब हम लोग को पता है कि डीम रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट अगर जब डीम रेसिडेंसी एप्लीकेबल होती है तो पहले आपको बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो हम वो लिख देते हैं, पेज नंबर है हमारा 7। क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 6(1), as per section 6(1), an individual will be said to be resident of India. An individual will said to be resident of India if he satisfies any one of the basic condition। ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। फर्स्ट, stay in India for 182 days or more, और second, stay in India for 60 days or more, and 60 days or more in previous year, in previous year, and 365 days or more in last 4
immediately preceding financial year. In last 4 immediately preceding financial year. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये 182 days 60 days प्लस this. उसके बाद if it does not satisfy the above, if he does not satisfy satisfy the above condition, then following check the check the residency as per 618. क्या बोलते हैं? An individual being an Indian citizen having total income excluding income from foreign sources. Excluding income from foreign sources. अगर excluding income from foreign sources, an Indian citizen being having total income excluding income from foreign sources is more than 15 lakh and he is not liable to pay tax in any country due to reason of his residence or domicile or any other criteria. मतलब due to reason of residence, domicile or any other criteria, then is not liable to pay tax in any other country due to reason of residence, domicile or any other criteria, then he will be deemed resident of India if he become deemed resident of India as per 61A, then he will always be a he will always be a RN. तो वो क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा। तो ये जो है वो तो पहले हमने क्या लिखा है? सिर्फ प्रोविजन लिखा है। हाँ, अगर आपका थर्ड कंडीशन में आप डीम रेसिडेंट के कारण अगर आप इंडिया के रेसिडेंट बनते हो तो उस वजह से पहले आपको बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, फिर बोलेगा ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर आपको लिखना पड़ेगा डीम रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो अब यहाँ पर अपन आ जाएंगे फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट हमारा, अपन यहाँ से जवाब देना स्टार्ट करेंगे कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सार्थक। मिस्टर सार्थक is satisfying the condition of 61A, so he is a deemed resident of India. Hence,
RNOR। ठीक है। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कि आपको टोटल इनकम निकालनी है, तो आप क्या लेते हो इसमें, जब क्या बोलते हैं RNOR है, तो 1 2 3। तो इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया, कितना लिखा हुआ था, 5 लाख। सेकंड जो है वो क्या है, इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, कितना हो गया, 8 लाख। और फिर नीचे आ जाएगा आपका इनकम इन दुबई फ्रॉम प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया, कितना हो गया ये, 10 लाख। तो आगे आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई, 23 लाख। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब इफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम दुबई फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, सेट अप इन इंडिया, इनकम राइजिंग इन दुबई, इनकम अराइजिंग इन दुबई, इनकम अराइजिंग फ्रॉम, इनकम अराइजिंग इन करते, इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया इज ₹2 lakh, then in total income excluding, then total income excluding income from foreign sources will be 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 15 लाख। So so provision of 61A will not apply since income is not more than 15 लाख। ये 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख है। ठीक है। तो 15 लाख से ज्यादा नहीं, सो 61A नहीं लगेगा। तो सार्थक विल बी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया and his total income will be, and his total income will be 5 और 8, 8 5 13 लाख, consisting of income accrued in India, consisting of only income accrued in India। अब पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं, इफ सार्थक इज born in Dubai and parents were born in India, if Sarthak is born in Dubai and parents are
born in India. कि सार्थक जो है वो दुबई में, सार्थक is born in Dubai and parents are born in India means Sarthak is not an Indian citizen, not an Indian citizen, but he is an PIO. वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. बट 618 is not applicable. 618 is not applicable to person of Indian origin. So Sarthak will be non-resident of India and answer will be same as to. जो थर्ड का जो आंसर है वो सेम सेम, सेकंड का टाइप सेम रहेगा. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 8. एक चीज मैं आपको और रिकमेंड करूंगी, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये है क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये टोटल इनकम आ गई. जहाँ डीम रेसिडेंट लिखा है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि एग्जामिनर का उसमें ध्यान जाए, और जो RNOR लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर देती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टोटल इनकम कितनी आई है वो, और ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सार्थक, उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ. और यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऊपर में कंक्लूजन की हेडिंग डाल सकती हूँ कि ये जो है वो क्या है, कंक्लूजन है. ठीक है, और यहाँ पर वापस से मैं यही चीज करूंगी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और आंसर जो है वो सेम. दिस इज माय कंक्लूजन. तो मैं जिस चीज पे चाहती हूँ कि एग्जामिनर का ध्यान जाए, मैं उस चीज को क्या कर दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी. ठीक है, अब आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जो ये फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो एक्सेप्शन वाला है उसको कैसे लिखा जाता है. ठीक है, मैं आपको बार बार बता दिया है कि सिर्फ आपको बेसिक कंडीशन लिखनी, वो भी सिर्फ थर्ड एक्सेप्शन के केस में लिखनी है. फर्स्ट और सेकंड में आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, तो आप जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें आप रिफर कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है. ठीक है, तो क्या आपको आपने रेसिडेंशियल स्टेटस को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड किया है. मैंने प्रोविजन को मोल्ड नहीं किया, मैंने उसकी स्ट्रक्चरिंग को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया. ठीक है, अब जो मेरे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन के नहीं है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन जो है वो दोनों लिखोगे. ठीक है, तो इसमें मैं सॉल्व करूंगी क्या, क्वेश्चन नंबर 9. कि 9 वाला जो टॉपिक है वो इसमें सॉल्व करूंगी. ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पर कि तेजी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तेजी जो है वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है. इज एन एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी. बेटा वो कंपनी का नाम है अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड, बट वो एक इंडियन कंपनी है और उसका वो एक्सपोर्ट मैनेजर है, लेकिन वो है इंडिया में. ठीक है, सिंस 1 मई 2020, 1 मई 2020 से ही हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग यूएसए फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन. वो अपना यूएसए जाता रहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए. ही स्पेंड द फॉलोइंग डेज इन यूएसए इन लास्ट 5 years. कि यूएसए में कितना दिन उसने स्पेंड किया है वो जो है वो यहाँ पर दे दिया है. बट क्या हमको उससे मतलब है कि उसने यूएसए में कितना स्पेंड किया है, नहीं. हमको इससे मतलब है कि उसने इंडिया में कितना स्पेंड किया. तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया 365 या 366 से माइनस करके निकाल लेंगे. अब अब हम लोग 365 या 366 कैसे देखेंगे, तो जो लीप ईयर है वो 366, नॉन लीप ईयर है वो डिसाइड कैसे करते हैं. जैसे 2025 है उसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आपके बिना डेसिमल का आंसर आएगा, तो यहाँ आया, ये डेसिमल के साथ आया इसलिए लीप ईयर नहीं है. तो ये आपका हो गया 365. 2024 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपका
विदाउट डेसिमल आएगा, तो ये 366, ये 365, ये भी 365 और ये भी क्या है 365। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, इंडिया का जो स्टे है वो आ जाएगा। तो 365 माइनस 150 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 215 days। ठीक है, उसके बाद 365 माइनस 270 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 95 days। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका कितना, 95 days। उसके बाद 365 माइनस 310 दिन, तो आ जाएगा उसका 55 days। उसके बाद 366 माइनस 290, 366 माइनस 295 इज इक्वल टू 71 days। और 365 माइनस 285 इज इक्वल टू हाउ मच, 80 days। तो ये हमारा क्या है, स्टे इन इंडिया। तो स्टे प्रीवियस ईयर कितना है, 80 days। और पहले के 4 साल में अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ जाएगा, 215। 215 प्लस 95 प्लस 55 प्लस 71 में टोटल आ जाएगा 436 डेज। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस अज्यूमिंग, अच्छा 2020 से पहले वो कभी भी इंडिया के बाहर जो है वो नहीं गया था। अब 436 डेज जो है वो आ गया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन और, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 9, पेज नंबर है आपका 7, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी है। अब यहाँ पर मेरे पास बेसिक कंडीशन जो मैंने पहले से ही लिख रखी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और वापस से क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। आप लोग चाहो, चाहो नहीं, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। तो ये बेसिक कंडीशन हो गई। अब वहां पर उसका क्या है कि बेसिक कंडीशन है प्लस एडिशनल कंडीशन, बोलते हैं 730 डेज और मोर। अब पहले एडिशनल कंडीशन देख लेते हैं, एज पर सेक्शन 66, एज पर सेक्शन 66 a resident will become ordinary resident of India if he satisfies both the additional condition। कि जहाँ पर वो दोनों एडिशनल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर लेगा, तो वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब रेसिडेंट हो जाएगा। तो पहला क्या है, ही हैज बीन, हैज बीन resident for 2 years out of last, he has been resident for 2 years out of last 10 years। कि पिछले 10 सालों में 2 साल या उससे ज्यादा, एटलीस्ट he has been resident, he has been resident for at least 2 years। at least 2 years out of last 10 years। ठीक है,
he has been resident for 2 years at least out of last 10 years, and he stayed in India for 730 days or more in लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों में वो क्या बोलते 730 डेज और मोर जो है वो इंडिया में स्टे किया है। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये तो हमने क्या लिख दिया सर, प्रोविजन लिख दिया, बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा क्या, डिस्कशन। डिस्कशन में पहले हमें बना रहे एक चार्ट। क्योंकि आपने जो लिखा हुआ है वहां पर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। ठीक है, अब को ईयर्स लिखना है, तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा है, 24 25। तो इससे पहले कौन सा आएगा, 23 24। उसके पहले आएगा 22 23। उससे पहले आएगा 21 22। उसके पहले आएगा 20 21। उसके बाद आएगा 19 20। उसके पहले आएगा 18 19। और उससे पहले आएगा 17 18। तो प्रीवियस ईयर का स्टे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का स्टे, 285 डेज। 285 नहीं, वो तो सॉरी उसका है। तो यहाँ पे आपको निकाला है कितना, 80 डेज। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, 80 डेज। अब उससे पहले 23 24 में आपने अगर कितना स्टे किया है, तो 23 24 में आपने स्टे किया है 215 दिन। सॉरी 20 21 में स्टे किया है, 20 21 में स्टे किया है 215 दिन। इसमें स्टे किया 95 डेज। उसमें किया है 55 डेज। उसमें किया है 71 डेज। और ये अपन स्टे किसकी बात कर रहे हैं, स्टे इन इंडिया, कि इंडिया में ना सर कितना स्टे हुआ। ठीक है, अब स्टे इन इंडिया है, ये सब हो गया। उससे पहले कितना, 365 365 365। क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उससे पहले वो इंडिया में बाहर गए नहीं था। ठीक है, तो वो जो है वो इतना 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 और जो है वो आ गया। ठीक है, तो स्टे प्रीवियस ईयर का स्टे कितना है, 80 डेज। स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का जो स्टे था वो था 436 डेज। और स्टे इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में कितना स्टे था, तो 436, 1 2 3 4 5 6 7। तो 436 प्लस 365, सॉरी 436 प्लस 366, क्योंकि लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर तो 366 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 366 प्लस 365 प्लस 365 इज इक्वल्स टू 1532 डेज। ठीक है, तो अब वो बेसिक कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो क्या बन गया, इंडिया का रेसिडेंट। सिंस ही स्टेड इन
India for 80 days, which is more than 60 days, and stayed in last 4 previous year. स्टे कहाँ पर? लास्ट 4 previous year में. तो स्टे इन लास्ट 4 previous year. कि लास्ट 4 previous year का जो स्टे था इज 436 days, which is more than 365 days. So he will be resident of India since he satisfies कौन सी बेसिक कंडीशन? सेकेंड बेसिक कंडीशन. ठीक है. अब since he did not travel to outside India before 1 मई 2020, he was resident of India every year, and his stay in last 7 years is also more than 7 साल में also more than 730 days or is more than 730 days. So he is a RO. RO क्या है? रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, फिर आपको लिखना पड़ेगा डिस्कशन. डिस्कशन में ये जो 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को डिस्कस किया है, फिर सेकंड बेसिक कंडीशन को फर्स्ट बेसिक कंडीशन को डिस्कस किया है, फिर एडिशनल कंडीशन को डिस्कस किया और उसके बाद आखिरी में क्या दे दिया? कंक्लूजन. तो यहाँ पर आ जाएगा कंक्लूजन. और बात किसकी कर रहे हैं? बात किसकी कर रहे हैं मतलब एसएससी का नाम क्या है? एसएससी का नाम है यहाँ पर तेजी. सो तेजी इज द ROR ऑफ इंडिया. So Teji is a ROR of India for assessment year 2024. ROR में अगेन हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. तो इस तरीके से जब आपको नॉट अंडर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. तो अगर मैं मैराथन के क्वेश्चन बैंक में अगर मैं आती हूँ तो अपना क्या क्या हो चुका है? तो अपना हो चुका है एक तो ये कि रेसिडेंशियल स्टेटस जहाँ पे एक्सेप्शन से कवर्ड हो. सेकंड हो चुका हमारा ये रेसिडेंशियल स्टेटस नॉट अंडर एक्सेप्शन. अब एचयूएफ में क्या आपको सिर्फ ये देखने की कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है कि नहीं है. अगर इंडिया में है तो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया में नहीं है तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं. ठीक है. अब अपन मूव करते हैं किसमें? कंपनी में. कंपनी का जो स्टेटस है वो क्या है और आपको समझना भी जरूरी है कि कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पर है क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी. की कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है कैसे डिटरमाइन करते हो? तो हमारे पास 2 टाइप की कंपनी होती है. एक होती है इंडियन कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा रेसिडेंट होती है, उसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है. फॉरेन कंपनी जो है वो क्या बोलते हैं? रेसिडेंट हो सकती है अगर उसका पोयम अगर इंडिया में है तो. तो मैम पोयम का मतलब क्या होता है? पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है. कि अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो फिर वो फॉरेन कंपनी इंडिया के रेसिडेंट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स.
तो ये पोयम चेक कैसे करते हैं? तो पोयम चेक करते हैं टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव 50 करोड़ और मोर, कि अगर उस कंपनी का जो टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में पोयम एप्लीकेबल होगा। अगर 50 करोड़ से कम है तो वो डायरेक्टली फॉरेन कंपनी बन जाएगी, मतलब नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास पोयम मेरे को चेक करना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? एबीओआई टेस्ट। तो मैम एबीओआई टेस्ट क्या होता है? एबीओआई टेस्ट का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कि क्या उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस है तो वो बाहर की रेसिडेंट है, इंडिया की क्या हो जाएगी? नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। और अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया के अंदर है तो फिर वो क्या बनेगी? इंडिया की रेसिडेंट बनेगी। ठीक है। तो हमको चेक करना है कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट पास हो रहा है कि पास नहीं हो रहा है। अगर टेस्ट पास हो रहा है और उसकी मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो उस केस में पोयम जो है वो इंडिया के बाहर ही है, इंडिया में नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन इंडिया, कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो एबीओआई टेस्ट पास हो गया, मतलब एक्टिव बिजनेस तो इंडिया के बाहर है, बट उसकी मेन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना वो इंडिया में है, तो फिर हम मानेंगे कि पोयम जो है वो कहाँ पर है? इंडिया में। ठीक है। उसके बाद अब हमारा एबीओआई टेस्ट पास नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करें? अब हम क्या चेक करें? तो आपको चेक करना है कि जो लोग क्या बोलते की मैनेजमेंट है या कमर्शियल डिसीजन लेते हैं, जो की मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, जो कमर्शियल डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और वो लोग कहाँ से डिसीजन लेते हैं वो ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर इंडिया का बंदा यूएस जाकर डिसीजन लेता है, तो प्लेस जो है वो एक्टिव बिजनेस कहाँ माना जाएगा? इंडिया के बाहर माना जाएगा। ठीक है। तो जहां पर क्या बोलते हैं डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस कंट्री की ये क्या मानी जाएगी? रेसिडेंट मानी जाएगी। तो ये इंडिया के हिसाब से क्या है कि अगर डिसीजन इंडिया में लिए गए तो कंपनी इंडिया की रेसिडेंट है, और अगर डिसीजन इंडिया के बाहर लिए गए तो कंपनी इंडिया की रेसिडेंट नहीं है। तो प्लेस वेयर द डिसीजन इज टेकन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेस वेयर इट इज अप्लाइड। अगर इंडिया में डिसीजन लिए जा रहे हैं और अप्लाई फॉरेन में हो रहे हैं, तो भी वो क्या बनेगी? इंडिया की रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का। ये भी आपके ग्रुप में आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैराथन का क्वेश्चन बैंक देखूं, तो ऐसे क्वेश्चन बैंक सेम है, ऐसा कोई अलग नहीं है कि मैराथन का अलग नॉर्मल का अलग। तो ये चार हो चुका है। अब अपने पास क्या बचा है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज द इम्पोर्टेंट एंड द इजिएस्ट टॉपिक। आपको डिटरमाइन करना होता है कि इनकम अक्रूड इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो इसके लिए अपन आ जाएंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन में। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या बात करता है? कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। पहली बात तो हमको निकालना है क्या? ग्रॉस टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो आर है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? अच्छा, दो ही निकालना है, आर बताना है और नॉन रेसिडेंसी का प्रोविजन। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलता है? इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स। ठीक है। 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये टोटल जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाता है? फोर्थ कैटेगरी में जाता है। ठीक है। और उसमें से जो 1/3 है वो किस में आ गया? सेकेंड कैटेगरी में, क्योंकि वो इंडिया में रिसीव हुआ है। आपको कैटेगरी याद करनी। कैटेगरी 1 है अक्रूड इन इंडिया, कैटेगरी 2 है रिसीव्ड इन इंडिया, कैटेगरी 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कैटेगरी 4 है अदर फॉरेन इनकम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 1/3 जो है वो रिसीव्ड इन इंडिया है। तो अगर मेरे पास 21,000 है, तो 21,000 का अगर मैं निकालूं तो 1/3 और 2/3 अलग अलग कर लेती हूँ। सॉरी, 1/3 और 2/3, हाँ सही तो बोली। तो 21,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 14,000। ये जो 14,000 है ना, ये फोर्थ कैटेगरी में फॉल करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर को टैक्सेबल होगा। और बचा हुआ जो 7,000 है वो कौन सी कैटेगरी में? सेकंड कैटेगरी में, मतलब ये दोनों को टैक्सेबल होगा।
ठीक है? तो अगर इस केस में मैं देखूँ, तो आप आरओआर के हाथ में कितना टैक्सेबल करेंगे? आरओआर के हाथ में आप टैक्सेबल करेंगे 21,000 और नॉन रेसिडेंट के हाथ में कितना टैक्सेबल करेंगे? तो उसके हाथ में आप टैक्सेबल करोगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1/3 दैट इज़ 7,000। ठीक है? उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया रेमिटेड टू इंडिया। तो मलेशिया इंडिया के बाहर भी मतलब 4th कैटेगरी सिर्फ़ आरओआर को टैक्सेबल होगा। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिज़नेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 20,000 रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है? तो 20,000 जो है वो तो क्या बोलते हैं दोनों को टैक्सेबल होगा और 75,000 जो है वो सिर्फ़ उसको टैक्सेबल होगा। कैटेगरी ये वाली 3rd है और इसकी कैटेगरी 2nd है। तो आरओआर को टैक्सेबल होगा 75,000 और एनआर को टैक्सेबल होगा 20,000। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई 1, तो ये दोनों को टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर अशोक एनआरआई ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस इंडिया में हो रहा है तो फर्स्ट कैटेगरी अप्रूव्ड इन इंडिया। कि अगर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और आपने लोन दिया था इंडिया के बिजनेस के लिए, तो वो इनकम डीम टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया है 915। तो 915 के हिसाब से डीम टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी अगर आपका डीम्ड वाला केस अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो उसका आपको नोट देना मैंडेटरी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ब्राउन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, पॉइंट नंबर 1। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, 60% प्रॉफिट डिपॉजिट बैंक इन कनाडा, 40% रेमिटेड टू इंडिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई 3rd कैटेगरी में जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनआरआई फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर बिजनेस इन सिंगापुर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनआरआई फॉर द यूज ऑफ नो हाउ फॉर हिज बिजनेस इन सिंगापुर, ये भी 4th कैटेगरी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन इंडिया, रिसीव हुआ है कहाँ पर? इंडिया में, 2nd कैटेगरी। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, ये टैक्सेबल नहीं हो। ठीक है? तो अब मैंने कैटेगरी बता दी है, आप लोग को पता है कि 1, 2, 3, 4 कैसे टैक्सेबल होता है। 1, 2 दोनों में टैक्सेबल होता है, जो 3rd होता है वो 1st और 2nd में होता है और जो 4th होता है वो सिर्फ 1st कैटेगरी में मतलब आरओआर को टैक्सेबल होता है। तो आपको कैसे बनाना है इसको? आपको बनाना है क्वेश्चन 21। ऐसे जो आपको ये बनाना है और उसके बाद उसको आपका फाइनल आंसर जो है वो टोटल करना है। यहाँ पर तो सिर्फ 2 का पूछा है, अगर तीनों का पूछता है तो आपको क्या करना होता? 3 कॉलम बनाना होता और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता। ठीक है? पॉइंट जो है वो ऐसा कोई खास इसमें भी कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बात करता है ये? बोलता है सर कि मिस्टर प्रशांत है जिसकी एज है 35 ईयर्स, इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हु सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, चलो अच्छी बात है कि वो में कोई भी एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया में। अब एंड विजिट्स इंडिया फॉर 125 days एवरी फाइनेंशियल ईयर सिंस पास्ट 11 ईयर्स। कि हर साल वो इंडिया विजिट करता है 125 दिन या उससे ज़्यादा के लिए एंड सिंस पास्ट 11 ईयर्स, के पिछले 11 साल में कर रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही विजिटेड इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ 200 डेज। तो वो टोटल जो है वो 200 दिन के लिए क्या बोलते हैं विजिट किया इंडिया। द पर्पस ऑफ विजिट इज टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स हु आर सेटल्ड इन इंडिया, अपने परिवार वालों से मिलने आया था एंड ऑल्सो फॉर मैनेजिंग हिज फैमिली मेंबर्स हु आर सेटल्ड इन इंडिया। ठीक है? और ऑल्सो मैनेजिंग हिज बिजनेस इन श्रीलंका थ्रू द ऑफिस इन चेन्नई। तो अपना क्या बोलते हैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने आया था और अपना श्रीलंका वाला बिजनेस जो कि इंडिया से मैनेज होता है वो मैनेज करने आया था। फॉलोइंग इनकम है, फाइंड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रशांत एंड कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है? कि आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए उसका
निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा है कि वो क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न नहीं है, ठीक है? तो उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होता। अब एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होता, तो अभी अपन क्या चेक करेंगे उसका बेसिक कंडीशन, कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन जो है वो सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, सेटल्ड इन विजिट 125 डेज़ सिंस फॉर द फाइनेंशियल जो भी विजिटेड इंडिया फॉर टोटल ऑफ 200 दिन। तो वो प्रीवियस ईयर में आया था 200 डेज के लिए, और ऐसे वो 125 दिन रहता है, तो 125 दिन इंटू 4 इज इक्वल्स टू 500 डेज। और लास्ट अगर मैं बात करूँ 7 ईयर्स की, तो वो भी 125 दिन इंटू 7 इज इक्वल्स टू आया 875 डेज, ठीक है? तो यहाँ पर पहली बात तो बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हुई क्या? तो हाँ, हो गई। 182 डेज़ वाली जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई हो गई। तो वो रेज़िडेंट तो बन गया है। अपने को चेक करना है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, या पिछले 10 साल में वो 2 साल या उससे ज़्यादा रेज़िडेंट रहा है क्या? तो 60 डेज़ वाली अगर मैं चेक करूँ, 60 प्लस दिस 161 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू 500, दैट इज़ 374। तो वो 2 साल या उससे ज़्यादा रेज़िडेंट रहा है, ठीक है? और 730 डेज वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, ROR, और उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब ये ROR बन गया है, तो इसकी सब इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है। तो अपन कैसे निकालेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ, इनकम फ्रॉम बिजनेस श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई। थर्ड, short-term capital gain on sale of shares of Indian company received in Australia. Income from agriculture land in Australia received there brought to India. फोर्थ कैटेगरी। तो कुछ नहीं करना है, चारों को टोटल कर देना है। तो टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 20 लाख प्लस 16 लाख, 20 लाख प्लस 16 लाख प्लस 2 लाख, तो 38 लाख 50,000। तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी 38 लाख 50,000। 38 लाख 50,000, कुछ नहीं करना, सबको टोटल कर देना है। तो लास्ट में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है और स्कोप भी, मतलब टोटल इनकम भी निकालनी है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो डीम रेसिडेंसी से पूछा जाएगा, या तो फिर वही इंडियन इनकम कैलकुलेट करने वाला, मतलब विजिट वाला क्वेश्चन आएगा। यही तर्क जो है वो एग्जाम का पैटर्न है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव में भी जरूरी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में ये ज़रूर आएगा, ठीक है? और अगर एमसीक्यू में नहीं आता तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल रेफर कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो द वीडियो।